organization and architecture. Today I will share some PDF also related to the CPU and its component, organization and architecture, basically difference between organization and architecture. तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, there is a process management and under process management various states are there, like 5 states are there, and that process state is what? It is the life cycle of any process. Any whatever process going on inside the computer, there is a life cycle of each and every process. Okay, my video is off. तो लाइफ साइकिल का मतलब है कि एक स्टेज उसका ऑन होगा और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो ऑफ होगा. जैसे आप स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं जब लाइट की जरूरत होती है, बल्ब को ऑन करते हैं जब लाइट हो जाता है, दिन में आप ऑफ कर देते हैं. तो उसको बोल सकते हैं कि उसका जो लाइफ साइकिल है उतना ही समय के लिए था, ऑन और ऑफ. जितना समय में आपने ऑफ करने में लगाया उतने समय तक वो ऑन रहा, उसके बाद उसका लाइफ साइकिल एंड हो गया. फिर से इनिशिएट करने के लिए फिर से ऑन इवेंट लगाना होगा, और जब तक ऑफ नहीं कोई प्रेस कर रहा तब तक वो उसका लाइफ साइकिल चलता रहेगा. इसका मतलब है कि ऑन यहाँ कब होगा? Whenever you are going to select any program for accessing, किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए जब आप रिक्वेस्ट देंगे कंप्यूटर को. एंड हाँ, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि बेसिकली वी हैव टू कंसेप्ट, प्रोग्राम एंड प्रोसेस. दो कंसेप्ट है. तो प्रोग्राम हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम है, यानी कि प्रोग्राम इज द इंस्ट्रक्शन विच इज स्टोर्ड परमानेंटली समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर. एंड व्हाई वी आर स्टोरिंग दैट प्रोग्राम? Just for future accession. And whenever we need that program, whenever we want to access that program, then we just give the request to the computer to open that application or program for us. तो generally हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए परमानेंटली. एंड वी हैव सर्टेन मेमोरी विच इज हैंडलिंग द पर्टिकुलर प्रोग्राम इन ए लॉजिकल मैनर. ठीक है ना? फिजिकल मैनर में तो वो स्टोर्ड हो गया, और जब हमको जरूरत होगा उस फिजिकल स्टोरेज लोकेशन से हम उसको लॉजिकली हैंडल करेंगे. यानी कि आपको एक्सेस करना होगा तो उस फाइल को रीलोकेट होना होगा. रीलोकेट कहाँ से होगा? वो रीलोकेट वहां से होगा जहां पर आपने उसको परमानेंटली डिसाइड किया है. सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क आप यूज करेंगे उसको परमानेंटली डिसाइड करने के लिए, और टेम्पोरली हैंडल करने के लिए आप प्राइमरी मेमोरी रैम यूज करेंगे. ठीक है ना? तो वो दो चीज हम लोग डिस्कस किए थे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग? बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्किटेक्चर, देन वी फोकस ऑन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लाइक सीपीयू. तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दैट्स व्हाई आई डिस्कस द प्रोसेस स्टेट विच इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस मैनेजमेंट में आपको एज ए कंपोनेंट में प्रोसेस स्टेट, वेरियस न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग कैसे काम करता है, या वेरियस शेड्यूलर क्या क्या है आपका, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म. ये शेड्यूलर भी एक तरह का प्रोग्राम है, वो कैसे फंक्शनिंग करता है, वो कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है. शिफा रानी, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. ठीक है? तो हम लोग लास्ट क्लास में इतना चीज देख लिए थे. नाउ वी आल्सो हैव ए कॉन्सेप्ट इन लास्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये 3 वर्ड का कॉन्सेप्ट भी समझे थे कि इन रियल लाइफ हाउ दिस 3 वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट टू हैंडल एनी टाइप्स ऑफ असाइनमेंट. किस असाइनमेंट एज एन प्रोग्राम आप बोल सकते हैं, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करना है, दैट इज द असाइनमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. यू कैन से इट इज ए प्रोग्राम वी हैव टू अकम्प्लिश. हमको पूरा करना है उस प्रोग्राम को, उस इवेंट को. तो सबसे पहले हमको उसका सर्च करना होगा, डेटा सर्च करना होगा, इंस्ट्रक्शन सर्च करना होगा कहाँ पर है वो. उसके बाद उस पर डिसीजन लेना होगा, और देन फाइनलाइज हो जाएगा वो एग्जीक्यूशन पार्ट. तो इनसाइड कंप्यूटर ये काम नंबर ऑफ टाइम्स कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली होता है. व्हेनेवर यू आर गिविंग रिक्वेस्ट, तो इनसाइड कंप्यूटर या सिस्टम देयर इज सम सिस्टम प्रोसेस एंड सम यूजर प्रोसेस. तो यूजर प्रोसेस यानी कि एज पर द यूजर रिक्वेस्ट जो प्रोसेस इनिशिएट हुआ, और सिस्टम प्रोसेस जो सिस्टम ऑटोमेटिकली इनिशिएट करता है किसी भी रिसोर्स को हैंडल करने के लिए. तो जो हम सबमिट हम लोग करेंगे वो वही होगा जो आपका एग्जिस्टेंस होगा. यूजर उसी को रिक्वेस्ट दे सकता है जो उसको दिखेगा. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट कंसेप्ट भी हम लोग देखे थे. यानी आपको डेस्कटॉप पर या प्रोग्राम फाइल में जो लिस्टिंग में जो प्रोग्राम होगा उसी में से किसी को सिलेक्ट कर पाएंगे,
Other than the program which is not visualized on that particular section, there is no provision to open that program. That's why there is a concept of process and program. So running program is the process and stored program is the program. So your stored program is kept somewhere where the program is stored permanently, and your running program always placed or relocate from that stored area, ठीक है ना, in a temporarily manner. परमानेंट नहीं होगा. तो प्राइमरी मेमोरी में अगर परमानेंट रिलोकेट होने लगेगा तो आपका प्राइमरी मेमोरी क्या होगा, वो हैंग कर जाएगा. जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 3 साल का पढ़ाई का एक ही दिन आज ही एग्जाम ले लिया जाएगा, योर रैम इज ओवरलोडेड. तो आपको क्या कर दिया गया, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर दिया गया. 3 साल का पढ़ाई 3 साल में होगा. एक साल का पढ़ाई, एक साल का कोर्स आपको कवर करके एग्जाम फेस करना होगा, ताकि मॉड्यूलर वे में आप उसको पूरा कर पाए, नॉट इन ए लार्ज मैनर. तो लार्ज प्रोग्राम को, यानी डिग्री आपका जो है वो लार्ज प्रोग्राम है, उसको 3 साल में बांट दिया गया, 3 मॉड्यूल में बांट दिया गया. मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. बहुत जगह क्या है, उसको और ब्रेक कर दिया गया, यानी ईयर को भी 2 पार्ट में सेमेस्टर वाइज, यानी हर साल में 2 6 महीना पर आपको बेंचमार्क, यानी कि आपका इवैल्यूएशन होगा, टेस्टिंग होगा. यूनिवर्सिटी आपको टेस्ट करके आपको सर्टिफिकेट देगी, मार्कशीट देगी. दैट मीन्स सर्टिफिकेट कि आपका जो है इतना, जो आपका सब्जेक्ट है इसमें स्किल आपका टेस्ट हो गया, इसमें आपको इतना मार्क्स दिया गया. एज पर द क्वेश्चन आप जो आंसरिंग किए उसका मार्क्स जो आपका स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया गया. तो दैट इज द पर्टिकुलर पार्ट वी हैव टू डिस्कस. बट वी हैव टू फोकस ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशन को जब हम लोग फोकस करेंगे, तो आई जस्ट ओपन वन पीडीएफ. See, last class we will discuss about the computer organization as well as architecture also. So organization basically हम लोग बोले कि organization is the CPU. It is the name given to the body, ठीक है ना, under which various types of processing section is done. तो computer organization basically क्या किससे concern करता है? It is concerning with the hardware component, जो भी आपका hardware component है, सिस्टम से जो भी आपका जो रिलेटेड है, और जो एक दूसरे कंपोनेंट को जोड़ने का काम करता है, लाइक योर सिस्टम बसेस, ठीक है ना. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे योर एड्रेस बस, डेटा बस, ठीक है ना, योर कंट्रोल बस. तो दीज आर द बस. बस का मतलब यहाँ क्या है, इट इज अ सेट ऑफ वायर्स, केबल्स, और यू कैन से लाइंस थ्रू विच द इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. तो जैसा काम वैसा नाम दे दिया गया है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस. यानी कंट्रोल बस का मतलब है कि इट इज द कंटेनर ऑफ कंट्रोल. एंड हु विल जनरेट द कंट्रोल इनसाइड द कंप्यूटर? नो, यूजर कैन नॉट जनरेट एनी कंट्रोल. यूजर जस्ट सबमिट द रिक्वेस्ट. बीइंग एन यूजर, you are submitting the request, you are not generating any control. Yes, CPU and then when we discuss the control unit, then you can say that it is not CPU, it is the control unit which is responsible for generating any types of control signals. तो किसी तरह का control signals आपका control unit generate करता है. And because once the control signals are generated by the control unit, then to move that control from one location to another location, जैसे अगर कोई control दिया गया तो वो कंट्रोल आप तक पहुंचना चाहिए. आप एक दूसरे कंपोनेंट है, फिर आपसे उसका जो है हमको जो क्या होगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हमने आपके कंट्रोल को रिसीव किया. फिर आप उस पर इनिशिएटिव लेंगे. जैसे अगर आपको यूजर कोई रिक्वेस्ट दिया तो यूजर को वो काम होना चाहिए, ओपन होना चाहिए. वो जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर पावर पॉइंट, तो हमने आइकन पर क्लिक किया, ये हमने रिक्वेस्ट सबमिट किया. अब ये पावर पॉइंट हमारे लिए ओपन हो रहा है. तो इस पावर पॉइंट को ओपन होने के लिए कहां से रीलोकेट होना होगा? जब रीलोकेट होगा, फाइल ओपन होगा. फाइल ओपन होगा तब उस पर आप कुछ काम करेंगे. लेकिन जब फाइल ओपन होगा तो उस फाइल का एड्रेस कहां रहेगा? टेम्पोरली कहीं ना कहीं एड्रेस रखेंगे ना. जैसे आप घर से चले, अभी कहीं बैठे हैं, तो वो जहां बैठे हैं वो आपको एड्रेस, आपके लिए एड्रेस है ना. दैट इज द एड्रेस ऑन विच यू एलोकेट एंड यू आर द डेटा. Earlier you are allocated somewhere on inside the house. आप किसी घर से चले होंगे तो घर में होंगे, तो that is your address. When you change the location, relocate. अब यहाँ से देखिए relocate हो रहा है. वहां से आप आए कॉलेज आए तो again you need a temporary address. अब वो आप जिस सीट पर बैठे जरूरी नहीं कल भी उसी सीट पर बैठेंगे. तो that depends on the
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। हो सकता है कभी पहले आ गए तो आगे बैठ गए, देर से आए तो पीछे बैठ गए, तो दैट डिपेंड्स ऑन FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। लेकिन जहां से आप आए हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि आज एडमिट करो रोहित कुमार। तो फिर हम म्यूट कर देंगे सबको, तो फिर दिक्कत है, फिर बार बार आपको रेज करना होगा हैंड, इसलिए हम म्यूट नहीं कर रहे हैं। तो आप जिस घर से चले वहां से आप वहां परमानेंटली रिसाइडेड हैं, वहां से जब चले तो रिलोकेट होना पड़ा आपको यहाँ अकॉर्डिंग टू शेड्यूल और रूटीन। तो यू रिलोकेट योरसेल्फ इनसाइड दिस कॉलेज प्रीमिसेस एंड इनसाइड पर्टिकुलर कॉलेज प्रीमिसेस पर्टिकुलर रूम। तो इस रूम में बैठे तो यू विल गेट वन एड्रेस, जहां पर आप बैठे हैं चेयर इज योर एड्रेस, वेयर यू एलोकेट योरसेल्फ एज ए डेटा, यू आर द डेटा। एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल व्हेन द टाइम इज ओवर, आपका जो शेड्यूल रूटीन है उसका टाइम जब खत्म होगा तो फिर आप जहां से रिलोकेट हुए थे फिर वहीं जाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, बीच में इधर उधर कहीं कोई और असाइनमेंट आपका हो तो वो करते हुए आप फाइनली वहीं तक पहुंचिएगा। लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि जहां से फाइल ओपन हुआ, जब फाइल क्लोज करते हैं तो वहीं रिसाइड हो जाता है, जब तक कि आप लोकेशन चेंज नहीं करते हैं। लोकेशन चेंज करने का मतलब जैसे हम कोई फाइल ओपन किया और उस फाइल को सेव कर दिए, तब तो जहां सेव था वहीं रहा, लेकिन जैसे ही हम मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए सेव एज कर दिए, तो सेव एज कर दिए देन यू हैव ए प्रोविजन टू चेंज द लोकेशन। तो आप घर से चले, अगर घर पर फिर जा रहे हैं दैट इज सेव पार्ट, लेकिन घर से चले और फिर सेव एज हो गए, यानी घर से चले और आपको आज कहीं दूसरे लोकेशन पर जाना है, यानी कि आपके यहाँ आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है और आपके रिलेटिव भी यहाँ रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, तो आप उस फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए क्या किए, आप फिर से सेव एज अपने को वहां पर सेव एज कर लिए थोड़ी देर के लिए, तो एक कॉपी आपका वहां भी बन गया, तो आप उस लोकेशन पर चलेगा। सेव और सेव एज जो आप यूज करेंगे वर्ड में चाहे कहीं पर, तो उसका क्या है कि सिंगल कॉपी और मल्टीपल कॉपी। तो इफ यू नीड द सेम कॉपी on multiple location then you can do the save as option। एक ही कंटेंट को आप सी ड्राइव में भी रखना चाहते हैं, डी ड्राइव, यानी कि जस्ट फॉर बैकअप पॉइंट आप बैकअप रखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि सी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इफ इन फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम गेट करप्टेड देन योर फाइल इज ऑल्सो करप्टेड, you have to recover your file, ठीक है ना, because reinstallation need to be format of the particular drive, so once the drive is format each and every data is also lost over there, so you need to recover your data, that's why you just make a backup of the same file somewhere else also, so either you copy and paste somewhere or you can do the save as option। आप सेव एज कर सकते हैं या कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए 4-5 जगह, यानी कि आपके पेन ड्राइव में भी है, डी ड्राइव में भी है, आपके हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी है, गूगल ड्राइव पर भी है, यानी ठीक है ना। अब जैसे गूगल कॉन्टैक्ट्स, आजकल क्या है कि कॉन्टैक्ट्स को लोग फोन मेमोरी में नहीं रखते हैं, फोन लॉस्ट हुआ चाहे कुछ भी हुआ तो यू कैन नॉट रिकवर द कॉन्टैक्ट्स, तो यू जस्ट सेव द कॉन्टैक्ट्स ऑन गूगल ड्राइव। इफ यू हैव ए जीमेल और गूगल अकाउंट देन यू सेव द कॉन्टेंट्स ऑन ड्राइव, ताकि जब भी आपको रिकवर करना हो, जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप को आप गूगल ड्राइव या जो भी ड्राइव है वहां पर उसके मैसेज को वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपसे परमिशन लेता है कि इसका बैकअप हम रखते हैं, आप परमिशन देते हैं कि आपके ड्राइव को वो चेक को यूटिलाइज करे और आपके इंफॉर्मेशन को वहां रखे। क्यों? क्योंकि अगर आप का मोबाइल खो गया या इफ यू आर इन द प्रोसेस टू चेंज द मोबाइल देन यू कैन recover all the post of your WhatsApp from where, from your own drive, because अगर आप उसके मतलब ड्राइव पर नहीं रखे होते तो क्या होता है, अगेन यू हैव टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग WhatsApp विथ न्यू आइडेंटिफिकेशन, प्रीवियस जो डेटा वो तो लॉस्ट हो गया। तब क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हम पहले जो यूज कर रहे थे वही हमारा चल रहा है, अभी कोई चीज चेंज नहीं हुआ है, जिस ग्रुप में थे उसी ग्रुप में आप हैं, तो दैट इज द डिफरेंस। आर्किटेक्चर बेसिकली हम लोग जो माइक्रो प्रोसेसर बात करेंगे तो वी डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चर, जिसमें ओवरऑल हम बोले तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर हम कंट्रोल यूनिट बोल रहे हैं तो
अगर हम बात कर रहे हैं सीपीयू की, तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो सिंगल सीपीयू भी होल्ड करेगा, मल्टीपल सीपीयू भी होल्ड करेगा, एक से अधिक सीपीयू भी हो सकता है। यानी इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर नंबर ऑफ सीपीयूज आर यूज्ड टू यूटिलाइज द प्रोसेसिंग पार्ट। तो अब नंबर ऑफ सीपीयू, जैसे डुअल कोर आप बोलते हैं, सुनते हैं, ऑक्टा कोर, ठीक है ना, क्वाड कोर। क्वाड कोर का मतलब क्या हुआ? 4 फिजिकल मेमोरीज देयर। तो फिजिकल मेमोरी दैट इज द सीपीयू, 4 सीपीयूज आर देयर। Octa core, that means 8 CPUs are there. So whatever we discuss about the CPU, that is related with the number of CPU also. यानी एक CPU के लिए जो पढ़ेंगे वो अगर 4 होगा तो चारों में सेम कंपोनेंट होगा। तो अब इससे प्रोसेस फास्ट कैसे हो जाएगा? कोई भी प्रोसेस फास्ट कैसे हो जाएगा? अगर एक प्रोसेसर के जगह, एक सीपीयू के जगह हम नंबर ऑफ सीपीयू यूज करेंगे तो हमारा हार्डवेयर रिसोर्स भी बढ़ेगा। तो एक समय में अगर एक सीपीयू हमारा बिजी है तो हमारा जो दूसरा प्रोसेस दूसरे सीपीयू से हैंडल हो जाएगा। एक्चुअली सीपीयू यानी कोर बढ़ाने के पीछे मेन रीजन वही है। एक मिनट, अब यहाँ पर बहुत सारा कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। जैसे इंटेल, हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे इंटेल को। तो इंटेल आपका जो है that is the integrated electronics, we just discussed the history part also. हिस्ट्री, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? इंटेल बनाने वाले जो 3 लोग थे वो फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करते थे, और ये तीनों लोग एक ही दिन रिजाइन किए। और इन्होंने, वो सेमीकंडक्टर बनाने वाले कंपनी थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे उसको, सेमीकंडक्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो सारा जो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर जो है वो 2 सेगमेंट से बना है, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स का भी कुछ कंपोनेंट इसमें ऐड हुआ है कंप्यूटर को डिजाइन करने में, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही। तो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सम कंटेंट्स रिलेटेड टू द फिजिक्स इज यूज्ड टू डेवलप द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एएमडी का भी नाम सुने होंगे आप, मोटोरोला, एएमडी, दीज आर सम, और भी है कंपनी। तो दीज आर सम रिनाउंड कंपनी विच इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मैन्युफैक्चरर है, माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली ये कंपनी है। लेकिन वी हैव टू फोकस ऑन इंटेल बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द इंटेल जनरेटेड माइक्रो प्रोसेसर। नाउ यहाँ पर हम लोग 3 वर्ड यूज किए थे, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो फेच का काम कंप्यूटर में कौन करता है? जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, बेसिकली वी हैव टू एनालाइज दैट कि बिफोर डिस्कशन ऑफ सीपीयू कि फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये 3 चीज हम लोग डिस्कस किए थे, और तीनों का वर्ड समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। फेच का मतलब होता है सर्च करना, डिकोड का मतलब होता है डिसीजन यानी निर्णय लेना, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि निष्पादित करना, निष्पादन करना, फाइनलाइज आउटपुट जनरेट करना। तो फेच का काम हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर में फेचिंग का काम किसको दिया गया है? प्राइमरी मेमोरी। ये रीलोकेट करने के लिए प्राइमरी मेमोरी रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है आपको? प्राइमरी मेमोरी को क्या कह सकते हैं आप? दूसरा नाम कोई पता है? हाँ, वोलेटाइल तो है ही, और रैम। रैम, यस, रैम आप बोल सकते हैं, रैम। और फिर फर्दर Yes, हम sir. लोग रैम को जब कैटेगराइज करेंगे, फंडामेंटल में पढ़ेंगे, रैम भी आपका डी रैम और एस रैम होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो उसमें Yes, sir. मैकेनिज्म का अंतर है। कैपेसिटर एक में यूज होता है, एक में फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। तो कैपेसिटर नीड्स टू रिफ्रेश आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। आप जैसे कैपेसिटर पढ़े होंगे, कैपेसिटेंस, तो रिफ्रेश एक सर्टेन टाइम इंटरवल के रिफ्रेश। इसलिए डी रैम जो है वो ज्यादा देर तक आपका जो है डेटा होल्ड नहीं करता है, तो एक समय के बाद उसको रिफ्रेश होना होता है, इसलिए वो थोड़ा स्लो है। लेकिन जो आपका एस रैम होता है, एस रैम बेसिकली यूज होता है कैश मेमोरी में। यानी जब हम लोग कैश मेमोरी हायरार्की देखेंगे अभी, तो मेमोरी हायरार्की में कैश मेमोरी आपका जो है वो स्टैटिक रैम होता है। वो भी रैम है, कैश मेमोरी इज ऑल्सो रैम, बट कैश मेमोरी इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग स्टैटिक रैम, एंड योर रैम इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग डायनेमिक रैम, डी रैम। ठीक है ना? एंड डी रैम, इन डी रैम वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, and in SRAM we have a concept of flip flop. And flip flop is the memory area where 1 bit of information is kept for time being. थोड़ा देर के लिए 1 बिट का इंफॉर्मेशन वहां रखा जाता है। तो आगे हम लोग कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट देखेंगे। तो फेच इज क्लियर टू यू। फेच का काम आपका जो है वो प्राइमरी मेमोरी का है। अब यहाँ पर
फेच का काम सपोर्टिव फॉर्म में कैश मेमोरी भी करता है, यानी कैश मेमोरी फेच नहीं करता है, फेच इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। अब ये क्यों करता है, इसके पीछे भी रीजन है, कोई बता सकते हैं? सर्च करने में आसानी होता है, सर्च करने में आसानी होता है, कोई प्रोग्राम छोटा सा फाइल बना के वो अपने कैश मेमोरी में रखता है। ओके, हाँ ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक और रीजन है, वो तो ठीक है। कैश मेमोरी एक्चुअली कहाँ पर प्लेस होता है? नहीं, प्राइमरी मेमोरी में के साथ और सीपीयू के कंसर्न में अगर देखा जाए तो मेन कंपोनेंट हमारा क्या है? सीपीयू है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना, और सेकेंडरी मेमोरी भी है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा रहेगा तभी तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो कैश मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। व्हाई देयर इज नीड ऑफ कैश मेमोरी? बिकॉज earlier computer need not any there is no any concept of cache memory. Why cache memory concept is introduced? Anyone? कैश मेमोरी क्यों जरूरत पड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए? कोई बता सकते हैं? देखिए बेसिकली क्या है, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी मेमोरी का, तो वी जस्ट डिस्कस अबाउट द मेमोरी हायरार्की। हेलो, बोलिए। से फास्टर एक्सेस करता है डाटा को, इसलिए सर। बिल्कुल, क्यों फास्टर एक्सेस करता है उसी को पूछ रहे हैं। Suppose this is the memory hierarchy diagram. We just make a memory hierarchy. Under memory management, we just discuss these things. क्योंकि जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उसके पीछे रीजन क्या है वो सारा चीज समझना जरूरी है। ये मेमोरी हायरार्की में सपोज ये आपका सेंटर है, इसको आप मान लीजिए कि दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सीपीयू, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजनेस टुवर्ड्स सीपीयू दो फैक्टर यहाँ पर काम करता है, ठीक है ना। पहला फैक्टर क्या है? स्पीड, और दूसरा फैक्टर क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। ये जो मेमोरी का जो कंसेप्ट हम लोग अभी मेमोरी हायरार्की देखेंगे, इसमें दो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है कि स्पीड ऑफ मेमोरी, यानी स्पीड ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, दोनों मेमोरी से रिलेटेड है। तो स्पीड कब ज्यादा होगा और कौन सा मेमोरी का स्पीड ज्यादा होगा? चलिए खड़ा हो जाइए, आप बैठ जाइए। देखिए अभी हमने जो क्वेरी मतलब जो क्वेश्चन किया, डरने का नहीं है, हम खड़ा, दैट इज द एग्जांपल। तो खड़े होने के लिए हमने दिया इंस्ट्रक्शन, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। क्यों किया? बिकॉज यू आर इनसाइड द क्लासरूम। यही चीज हम क्लासरूम का कोई बाहर होगा उसको बोलेंगे खड़ा हो जाओ, अब ये शीशा है उस तक आवाज जाएगा नहीं जाएगा कोई पता नहीं है, तो हम आप में से किसी एक को बोलेंगे जाओ बाहर, जो लड़का बैठा है उसको बोलो खड़ा हो जाने को, तो इसमें समय लगेगा ना जाने में। तो वही चीज कंप्यूटर में भी है। आप देखिए जैसे जैसे सीपीयू से दूरी बढ़ेगी स्पीड घटेगी, क्या बढ़ेगी? कैपेसिटी बढ़ेगी। तो अब ये डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है, सबसे थोड़ा बड़ा एरिया लग रहा है, ये आपका है सेकेंडरी मेमोरी। दिस वन इज द सेकेंडरी मेमोरी, जिसको आप बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस, जिसमें परमानेंटली आप डेटा रखते हैं। इसके ठीक ऊपर होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप बोलते हैं रैम, एंड अगर ज्यादा एलेबरेट करें तो डी रैम, टाइप को अगर एलेबरेट करें तो डायनेमिक रैम, और इसके ठीक ऊपर होता है कैश मेमोरी। देखिए दूरी घट रहा है, सीपीयू से नजदीक बढ़ रही है जैसे जैसे मेमोरी ऊपर जा रहा है, और सबसे ऊपर होता है प्रोसेसर रजिस्टर्स, ठीक है ना। प्रोसेसर रजिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीपीयू के साथ होता है, यानी सीपीयू का जो रजिस्टर्स हम लोग पढ़ेंगे वो भी एक मेमोरी सेल है, लेकिन वो सीपीयू के साथ। जैसे अभी आप बैठे हैं, यू आर द रजिस्टर ऑफ दिस क्लास एंड आई एम द सीपीयू सपोज। तो अगर हम सीपीयू, इस क्लासरूम को सीपीयू समझ लें, तो यू आर इनसाइड दिस क्लासरूम, तो you are fastly recognize me, you are fastly recognize me, so your processor register is also fastly recognize the control signal generated by the CPU। तो CPU के कंट्रोल को वो फास्ट रिकॉग्नाइज करता है। तो स्पीड क्या होगा? स्लो होगा या फास्ट? फास्ट होगा। जैसे अभी आपको हम बोले खड़े हो जाइए बैठ जाइए, तो यू आर रिस्पॉन्डिंग इन अ फास्ट मैनर, बट यही चीज हम इस क्लास से बाहर निकल जाए, तो अब जब प्रोसेसर रजिस्टर से कैश मेमोरी में आते हैं तो स्पीड थोड़ा सा कम होता है, जब कैश मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी आता है थोड़ा और कम होता है। इसका मतलब है कि जब कैश मेमोरी नहीं होगा तो आपका वर्किंग मेमोरी क्या था? प्राइमरी मेमोरी। तो जो भी सीपीयू से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता होगा, फेच कौन इनिशिएट करता होगा? प्राइमरी मेमोरी। अब ये इसको ऐसे समझिए कि एक इंटरव्यूअर
के सामने आप बैठे हैं, उसके पास कोई सवाल का लिस्ट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके पास अनगिनत सवाल है, जवाब सिर्फ आपको देना है। अगर आपसे वो जवाब क्वेश्चन कॉन्करेंटली 1 by 1 पूछना शुरू कर दे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, इन विच सिटी यू बिलोंग टू, शेयर समथिंग अबाउट दैट सिटी। अब ये इतना क्वेश्चन पूछना लगे, जबरदस्ती 10-20 क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं किस क्वेश्चन का जवाब दे पाए। तो दैट इज द प्रॉब्लम इन बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू, because the speed of registers, speed of CPU processor is faster than the speed of primary memory. तो जितने स्पीड से उसको सिग्नल जनरेट हो रहा, उतने स्पीड से प्राइमरी मेमोरी सबमिट नहीं कर पा रहा है असाइनमेंट। तो इसके गैप को अब क्या होगा, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ज्यादा अगर आप रिक्वेस्ट आ गया, ज्यादा अगर आपका जो है सिग्नल आ गया, तो हैंग कर जाएगा सिस्टम। तो just maintain the speed between the processing speed between the processor CPU and the primary memory, cache memory is introduced, ताकि ये थोड़ा सा डिले कर दे प्रोसेस को। तो आपका जो प्रोसेसर है वो डिमांड किससे करता है इंस्ट्रक्शंस, फेचिंग तो इनिशिएट करता है प्राइमरी मेमोरी रैम, लेकिन ये सबमिट किसको करता है, कैश मेमोरी को। और एनी टाइम योर प्रोसेसर डिमांड द इंस्ट्रक्शन टू द कैश मेमोरी, नॉट फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इज नॉट इन हरी, उसको जल्दीबाजी नहीं रहता है, वो अपना इत्मीनान से काम करता है। तो कैश मेमोरी इज इंट्रोड्यूस्ड एंड बोथ आर रैम, बोथ आर द स्पेसिफिक रैम। कैश मेमोरी इज स्टैटिक रैम, हियर वी आल्सो इंट्रोड्यूस हियर दैट इज SRAM, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। दिस इज द मेमोरी हायरार्की। अब यू सी दैट कि जब आपका CPU से नजदीक होगा कोई भी मेमोरी, तो स्पीड क्या हो जाएगा, speed increases and storage capacity decreases. Are you getting the point? CPU से दूरी कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, CPU से क्लोजनेस जो होगा, सबसे क्लोज जो मेमोरी होगा फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा, तो स्पीड ही होगा, वो स्पीडली काम करेगा, स्पीड उसका ज्यादा होगा। और लेकिन उसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा, उसमें डेटा या इंस्ट्रक्शन रखने का कैपेसिटी कम होगा। और ठीक इसका उल्टा देखिएगा, अगर तो डाउनवर्ड यानी कि CPU से दूरी बढ़ेगी तो स्पीड क्या होगा, स्पीड डिक्रीजेज, क्योंकि जितना दूर होगा उतना रिस्पॉन्ड करने में समय लगेगा। इस रूम से, इस क्लासरूम से बाहर समय लगेगा, और इस बिल्डिंग से बाहर और समय लगेगा, और इस सिटी से बाहर और ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह टेम्पोररी है, केवल सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी का यूज ही नहीं कुछ, केवल डेटा को, इंस्ट्रक्शन को रखने का काम है, बाकी इसका कोई काम नहीं। सेकेंडरी मेमोरी का इसलिए देखिए डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन प्रोसेसर से नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी सबसे बिलो है, सबसे लो मतलब बॉटम लेवल में है, और सेकेंडरी मेमोरी को कोई भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली CPU से नहीं मिलता है। CPU से जो भी सिग्नल जनरेट होता है उसको फॉलो करता है आपका फेच करने के लिए प्राइमरी मेमोरी। अब वो फेच कहाँ से करेगा, तो ऑनलाइन में आपका जो है, ऑफलाइन में तो हार्ड डिस्क में ही डेटा होगा। अब ऑनलाइन में मान लेते हैं सर्वर से कहीं से किसी फाइल को या किसी एप्लीकेशन को ओपन करना ऑनलाइन मोड में, जैसे ऑनलाइन कंपाइलर भी आप यूज कर सकते हैं। सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, इफ यू डू नॉट हैव एनी टर्बो C++, बोल्डन C++ और देव C++ और नोटपैड++, कोई भी अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, ID नहीं है, तब क्या करेंगे आप, ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेंगे। तो whenever you are in search of, suppose if you are in search of, like अगर हम यहाँ पर ओपन कर दिए ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर हम टाइप कर दिए ऑनलाइन C कंपाइलर, ऑनलाइन C कंपाइलर, there is a particular several compiler options you have, तो ऑनलाइन C कंपाइलर ओपन कर दिए। Now this is the compiler, you can run program here. Suppose hello world हमको यहाँ देखना है कि ये hello world print हो रहा है कि नहीं, you just use this IDE run, you will get the output. देखिए hello world is printed. If you want to change here, suppose if you want to change here, अगर यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं, suppose C प्रोग्रामिंग या अपना कुछ कोड चेंज करना चाहते हैं, तो अगेन that C programming is also changed here.
दैट मीन्स वट एवर यू वांट टू चेंज, कोई भी कोड जो आप लिखना चाहते हैं, इफ यू डू नॉट हैव एनी, अब यहाँ पर क्या हो गया, आप तो कर रहे हैं लेकिन यू नीड इंटरनेट। ऑफलाइन मोड में आप एक बार इंस्टॉल कर लिए, काम हो रहा है, लेकिन अब इस ऑनलाइन के लिए आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में टाइपिंग थोड़ा प्रिविलेज, थोड़ा सा आपका जो है वो कमजोर है, उसका टाइपिंग में आपको दिक्कत होगा, इसलिए यू जस्ट स्विच टू द लैपटॉप और डेस्कटॉप। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत ये है कि नेटवर्क इज नीडेड, एंड इफ यू आर यूजिंग द सेम कंपाइलर इन ऑफलाइन मोड, नो नेटवर्क इज नीडेड। आप एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, फिर उसको यूज कर लीजिए। लेकिन एट ए टाइम अगर आपको चेक करना है कोई भी कोड, तो जरूरी नहीं है कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर बैठे, ठीक है। इफ यू हैव नेट इन योर मोबाइल, यू कैन ऑल्सो डू द सेम बाय यूजिंग दैट नेट। So you can search, use the search engine, type online C compiler, online Python, everything, online IDE for Python, everything is available online, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ लिखेंगे, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है वो भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे और चेक तुरंत कर लेंगे आप, क्योंकि इसका आउटपुट स्क्रीन भी आपके सामने है। इसमें रन कहाँ करना है, स्टॉप कैसे होगा, डिबग मतलब कि बग एरर कैसे ढूंढेंगे, लॉजिकल एरर, सेव करना है तो सेव, डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कोड को, हर ऑप्शन है यहाँ पर, डाउनलोड कोड कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। सेव करने समय डेस्टिनेशन आप दे दीजिएगा, आपके सिस्टम में होगा तो उस डेस्टिनेशन पर सेव भी हो जाएगा आपका, यानी कि ईच एंड एवरी एफर्ट इज काउंटेबल हियर, एंड नो नीड टू इंस्टॉल एट द सेम टाइम, बिकॉज इंटायर आईडी इज अवेलेबल टू यू, यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन ओवर देयर। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपका है, तो क्वेश्चंस भी यू कैन गेट द क्वेश्चंस, ठीक है। तो दैट इज द पर्टिकुलर एडवांटेज। तो आई थिंक दैट कि ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आपका स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है और किसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है, दैट इज क्लियर। देन तो फेच और कैश मेमोरी जस्ट यूज एज ए सपोर्टिव इन बिटवीन सीपीयू एंड, यानी कि मैसेज या डेटा ट्रांसफरिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपका कैश मेमोरी। नाउ देयर इज ए डिकोड, यू ऑलरेडी डिस्कस दैट फेच के बाद डिकोड होता है, डिकोड का मतलब होता है डिसीजन लेना। तो कंट्रोल यूनिट पार्ट ऑफ द, जब हम लोग सीपीयू डिस्कस करेंगे तो कंट्रोल यूनिट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग, यानी किसी तरह का निर्णय बनाना है, डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपका कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग सिग्नल्स, इनिशिएटेड डिसीजन मेकिंग, और किसी तरह का डिसीजन जो है वो यहीं से इनिशिएट होता है कंट्रोल यूनिट से। सिग्नल भी कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, और किस एरिया में, मान लेते हैं रजिस्टर हैंडलिंग करना है इंस्ट्रक्शन को, या किसी तरह का कंप्यूटेशनल वर्क करना है तो एएलयू में भेजना है, एफपीयू में भेजना है, ये सारा डिसीजन हमारा कंट्रोल यूनिट एज ए डिकोडिंग सेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में लेता है। नाउ आफ्टर दैट द एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट में क्या है कि ये स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सीपीयू, सपोज आप कोई फाइल ओपन किए हैं, तो फाइल ओपन किए हैं तो उस फाइल पर वर्क करेंगे, लेकिन क्या उस फाइल में कोई कंप्यूटेशनल वर्क हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो अगर हम एमएस वर्ड में अगर हमको फाइल में कंप्यूटेशनल वर्क करना होगा तो हम करेंगे, तो वी नीड अ पर्टिकुलर शॉर्टकट, तो शॉर्टकट से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमको कंप्यूटेशन करने के लिए एएलयू या एफपीयू का जरूरत है, तब उस केस में हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो एएलयू या एफपीयू में जाएगा। लेकिन अगर फाइल हैंडलिंग में, फाइल में हम कुछ टेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं, तो हमारे फाइल का एड्रेस कहीं ना कहीं टेम्पोररी होल्ड होना चाहिए, और जो डेटा हम अपडेट कर रहे हैं उसका डेटा आपका कहीं ना कहीं अपडेट मतलब होल्ड होना चाहिए। कब तक? जब तक कि हम फाइल को क्लोज नहीं करते हैं। जैसे ही फाइल को क्लोज करेंगे, वो सारा टेम्पोररी जो हमारा एड्रेस और डेटा रखने वाला रजिस्टर है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे MAR एंड MBR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड मेमोरी बफर रजिस्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज डेटा रजिस्टर, वो उसके बाद डेटा को और एड्रेस को रिलीज कर देगा। क्यों? क्योंकि फिर दूसरा एड्रेस और डेटा उसको रखना है। तो प्रीवियस जैसे ही क्लोज किया तो दूसरा वो ओवरराइट कर देगा दूसरे वाले एड्रेस पर। तो दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स ALU और FPU इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फेज। जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो कोई रजिस्टर्स आपका यूटिलाइज हो रहा होता है, जैसे मेमोरी एड्रेस और मेमोरी बफर की बात किए हम, या कंप्यूटेशनल है तो ALU में, इंटीग्रल ऑपरेशन है तो ALU में, फ्लोटिंग पॉइंट है तो FPU में, एडिशनल मैथ को प्रोसेसर यूज होता है। हम लोग ये भी डिस्कस किए कि इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट। तो प्रोसेस हमारा सीपीयू पार्ट जो है वो प्रोसेस के लिए यूज होता है। नाउ मेमोरी भी हम लोग डिस्कस किए। मेमोरी दो तरह का, एक होता है वर्किंग मेमोरी, दूसरा होता है नॉन वर्किंग। वर्किंग मेमोरी इज योर रैम एंड नॉन वर्किंग मेमोरी इज योर हार्ड डिस्क।
तो इसलिए नॉन वर्किंग बिकॉज इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर एक्सेशन. तो stored your program is stored permanently in the hard disk, and whenever you need to access that program is relocated in the form of process, ठीक है ना, through primary memory, and then decoding and execution के बाद उस पर ऑपरेशन इनिशिएट होता है. तो रीलोकेटेबल आपका जो भी प्रोग्राम है वो रीलोकेटेबल होता है, हमेशा रीलोकेट होता है. आप अपने मोबाइल में भी स्मार्टफोन में भी कुछ एप्स डाउनलोड करके रखे होंगे, लेकिन जब उस एप्स को क्लिक करते हैं तो रीलोकेट होता है. ठीक है ना, जब तक वो एप्स आपने क्लिक नहीं किया है तो वो केवल स्टोर्ड है, प्रोग्राम आपके मेमोरी में स्टोर्ड है, आप उसको कोई एक्सेस नहीं कर रहे. बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसको आप यूज भी नहीं करते होंगे, लेकिन आपके मोबाइल में वो अवेलेबल है. तो दैट इज द पर्टिकुलर. तो लेकिन अगर अवेलेबल है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. जब एक्सेस करेंगे तो वो रिलोकेट होगा. ठीक है. फिर हम लोग डिस्कस किए थे प्रोसेस मैनेजमेंट. तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हर एक प्रोसेस के लिए, यानी जब भी एक रिक्वेस्ट प्रोग्राम आप किसी प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उस प्रोग्राम का एक पीसीबी जनरेट होता है. पीसीबी का मतलब आप पढ़ेंगे, हाँ, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और यू कैन से टास्क कंट्रोल ब्लॉक. पीसीबी और टीसीबी इन डिटेल यू जस्ट गो थ्रू दैट इन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम में जब प्रोसेस मैनेजमेंट एज ए कंपोनेंट पढ़ेंगे तो वहां पर पीसीबी का कॉन्सेप्ट आएगा, या टीसीबी जिसको बोलते हैं. और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे 5 स्टेट. अब ये जो 5 स्टेट है उसको हम लोग कैसे यहाँ यूज करेंगे और कौन सा सेक्शन में सीपीयू है वो चीज हम लोग डिस्कस किए थे. तो 5 स्टेट कौन कौन सा है? न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटिंग. इसमें देखिए रनिंग को हम बोल्ड किए हुए हैं बिकॉज जो सीपीयू हम लोग पढ़ेंगे या माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे वो एक्चुअली रनिंग स्टेट है. दैट इज द प्रोसेस एग्जीक्यूशन पार्ट. वहां पर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है. तो अगर कोई प्रोसेस आपका, कोई प्रोग्राम आपने रिक्वेस्ट दिया तो सबसे पहले क्या होगा, वो न्यू स्टेट से कहां जाएगा? रेडी स्टेट में. और रेडी स्टेट से न्यू स्टेट से रेडी स्टेट का मतलब हुआ जॉब आपका शेड्यूल्ड हो गया, यानी टास्क आपका शेड्यूल्ड हो गया. तो टास्क शेड्यूल होकर कहां रहेगा? प्राइमरी मेमोरी में. और जब रेडी से रनिंग में जाएगा तब कहां जाएगा वो प्रोसेस? सीपीयू में जाएगा. यानी सीपीयू में जाने का मतलब है कि रेडी यानी प्राइमरी मेमोरी से वो कहां जा रहा है? सीपीयू में. तो रेडी से रनिंग में जाने, फिर अगेन यहाँ बोल्ड किए हुए रनिंग, जहां जहां बोल्ड किए वो प्राइमरी मेमोरी. रेडी आपका प्राइमरी मेमोरी मेंटेन करता है, रेडी क्यू. रनिंग आपका सीपीयू मेंटेन करता है. और शेड्यूल्ड यानी कि जब आपका कोई भी प्रोसेस सीपीयू में जाएगा तो एक प्रॉपर शेड्यूलर होना चाहिए, यानी एक एल्गोरिथम फॉलो होगा. ऐसे नहीं है कि आप जैसे क्लासरूम में आते हैं तो एक सर्टेन क्यू मेंटेन करते हुए आते हैं. अगर सारे लोग एक बार सोचे कि एक बार में हम लोग को इन करना है, 25 लोग एक बार इन करें, इन टाइम एक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं. सबका थोड़ा मोड़ा इन टाइम चेंज होगा, आउट टाइम भी चेंज होगा. कोई एक 10 सेकंड पहले निकल जाएगा, कोई 15 सेकंड में निकलेगा, कोई 20 सेकंड में निकलेगा. ये सबका थोड़ा थोड़ा टाइमिंग चेंज होगा. तो डेट इज द, एंड फाइनली जो रनिंग के बाद आपका टर्मिनेशन होता है, दैट इज द फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस. अब यहाँ पर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे. जैसे इसमें से बहुत सारा रियल लाइफ में भी यूज करते हैं. आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, तो 3 लोग गए. सबसे पहले वाला जो गया वो कोई ऑर्डर दिया जिसमें समय ज्यादा लगेगा प्रिपरेशन करने में. दूसरा वाला गया वो उसका उससे थोड़ा कम लगेगा. और तीसरा जो गया उसको रेडी है, रेडी स्टॉक चाहिए. यानी सपोज इफ यू नीड ए कोल्ड ड्रिंक तो रेडी स्टॉक है. अगर आपको कोल्ड ड्रिंक के लिए पहले 2 प्रोसेस का पूरा होने का इंतजार करना पड़े तो क्या आप दूसरी बार उस दुकान पर जाएंगे? तो वहां पर भी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट काम करता है. SJF या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज कर रहे हैं. तो जो ज्यादा समय लगने वाला जो प्रोसीजर्स है उसको समय पाइपलाइन हो जाएगा, उसका जॉब पाइपलाइन होगा. लेकिन अगर आप मांगेंगे कोल्ड ड्रिंक तो इमीडिएट आपको कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल कर दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी बेस आपको, यानी कि जॉब के एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पर कम समय में ये जॉब पूरा होने वाला है तो इसको पहले एग्जीक्यूट करके आगे बढ़िए. इसलिए क्योंकि उसको कोल्ड ड्रिंक भी बेचना है और उसको वो प्रिपेयर्ड फूड भी बेचना है. तो अगर आपका प्रिपेयर फूड के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक को जाम करके रखेगा तो हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक लेने वाले कस्टमर उसके लॉस्ट हो जाए. तो वो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के हिसाब से आपका काम शुरू कर देता है. ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम, डगबना चौराहा चाहे कहीं पर भी चौराहा पर जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं. वो ट्रैफिक सिग्नल में अगर 4 तरफ से ट्रैफिक सिग्नल आपको जनरेट करना है, किसी एक को आप 2 मिनट टाइम दे दीजिए, किसी को 1 मिनट दे दीजिए, किसी को 5 मिनट दे दीजिए, तो आप वहां हंगामा हो जाएगा.
कि क्या है कि इस एरिया में। लेकिन अब जैसे आपका रस है, अगर आपका ज्यादा ट्रैफिक है तो जिस एरिया में ज्यादा ट्रैफिक है उसके हिसाब से ये टाइम स्लाइस किया जा सकता है। देखिए बहुत जगह आप देखते होंगे कि 12 सेकंड 15 सेकंड का है, और बहुत जगह है उसी एरिया में किसी एक एरिया से ज्यादा जिधर ट्रैफिक है उधर 40 सेकंड 45 सेकंड है, ठीक है ना। अभी यहाँ देखिए एन कॉलेज के पास ही ऐसा है, ठीक है। तो बहुत ऐसा है ट्रैफिक के बेसिस पर आप, चूंकि वो भी प्रोग्राम किया हुआ है, जो सिग्नल आप चेंज देखते हैं वो भी आपका टाइम डिले किया हुआ, प्रोग्रामिंग किया हुआ, सी प्रोग्राम, वहां पर भी सी प्रोग्रामिंग काम करता है। तो वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपका ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो इसलिए आपका जो शेड्यूलर है, सीपीयू में जाने के लिए जो प्रोसेस का जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। इसके लिए एक सर्टेन डेटा अरेंजमेंट, प्रोसेस अरेंजमेंट करने की जरूरत होती है। जैसे क्यों आप क्यू मेंटेन करते हैं? एक विंडो है, सपोज आपको टिकट बुक करना है उस विंडो से, और 200 लोग हैं। अगर 200 लोग एक बार विंडो को अटैक करेंगे तो किसी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन उस 200 लोगों को बोल दिया जाए कि आप एक क्यू मेंटेन करिए, तो क्यू मेंटेन करने से ये क्या हो जाएगा, उसमें एक नंबर पर यानी पहला जो व्यक्ति जिसको सर्विस अवेल करना है वो पता चल जाएगा। क्योंकि क्यू में क्या होगा, एक डिलीशन पॉइंट होगा, एक इंसर्शन पॉइंट होगा। डिलीशन पॉइंट आपका फ्रंट होगा और एक इंसर्शन पॉइंट आपका रियर होगा। तो ये जो क्यू आप बनाते हैं उससे क्या होता है, एक डेटा को अरेंज करने का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको, ठीक है ना। और अगेन जब आपका उसमें देखते होंगे जब क्यू आप बनाते हैं तो जब न्यू डेटा आता है तो उस न्यू डेटा को भी उस क्यू का रूल पता होता है। हाँ, अब जैसे न्यू डेटा कभी भी आप देखें हैं कि एक नंबर पर जो है उसके आगे आके खड़ा हो जाए या बीच में कहीं से घुस नहीं देंगे कोई। ऐसा नहीं है कि सब क्यू का डिफिनीशन पढ़ के उस क्यू में खड़े हैं। स्टिल दे आर नोइंग दैट इन क्यू इंसर्शन शुड टेक प्लेस फ्रॉम द रियर एंड एंड डिलीशन शुड टेक प्लेस फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो कोई अगर इंसर्शन करने की कोशिश करेगा फ्रंट एंड से तुरंत बताया जाएगा रूल, या क्यू में हम लोग खड़े हैं, बुड़बक थोड़े हैं जी, आप तेज बन गए, 200 लोग खड़ा है, आप एक नंबर पर आके लग रहे हैं, पीछे देखिए 201 नंबर आपका है। आप रूल बता देते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि इंसर्शन पॉइंट एंड है, डिलीशन फ्रंट है। तो अगर कोई डिलीशन पॉइंट से इंसर्शन करने की कोशिश करेगा तो उसको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है। तो दैट इज द रूल। लेकिन अब देखिए वहां पर एक आपका स्ट्रेटजी जो है सारा गेम खराब कर सकता है। पूरा आप क्यू बनाए हुए हैं, लेकिन जब सर्विस विंडो ओपन हुआ तो वहां बोल दिया जाए कि स्टैक मैनर में काम होगा। अब स्टैक ऐसा अरेंजमेंट है डेटा का जिसमें एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन दोनों होता है। जैसे स्टैक ऑफ बुक लगा रहे हैं तो इंसर्शन कहां से होगा, टॉप, डिलीशन कहां से होगा, टॉप। यानी कि हर कोई टॉप बनने का कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर। आपका जो क्यू है अब जो फ्रंट में है वो आपका एंड बनना चाहेगा, क्योंकि जो एंड है उसका पहले वहां क्या है, क्यू में आपका किस वे में काम हो रहा था, क्यू में फीफो मैनर में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले लगा वो पहले आउट होगा। लेकिन जैसे ही बोल दिया गया स्टैक तो स्टैक हो गया लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहला है वो लास्ट बनने का कोशिश करेगा और आपका जो क्यू है वो क्या बन जाएगा, सर्कुलर। यानी कि कोई उस विंडो तक पहुंचेगा ही नहीं। विंडो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो निश्चिंत से आराम से बैठा रहेगा क्योंकि उसके पास काम ही नहीं आएगा। काम तो इंगेज हो गया दूसरा काम में। यानी कि सब लास्ट इन और फर्स्ट आउट होने के चलते लास्ट बनने का कोशिश कर रहा है, हर कोई लास्ट बनने का चाह रहा है। अब लास्ट बनने के चक्कर में क्या हो गया, वो क्यू बन गया सर्कुलर। अब सर्कुलर बन गया तो कोई विंडो तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो आपका एक डिसीजन से सोचिए, क्यू को जैसे ही स्टैक में बदले इंटायर स्ट्रेटजी खराब हो गया। तो कंप्यूटर में सोचिए कि ये स्टैक क्यू का कितना इंपॉर्टेंस होता होगा डेटा और इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग का। आपके एक डिसीजन से देखें कि आपका सर्विस एक्सेशन किसी एक व्यक्ति को नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट मैनर में जब आपने डिसीजन चेंज कर दिया, तो these are the important factor we must consider whenever we have to discuss the particular CPU and its component and as well as the microprocessor. इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, प्रोग्राम प्रोसेस में किसी तरह का कोई डाउट, मेमोरी हायरार्की, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड कब बढ़ता घटता है मेमोरी के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, क्योंकि उसका यूज होगा यहाँ पर। तो सीपीयू बेसिकली आप जब सीपीयू को डिस्कस करेंगे तो इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हम लोग बताया कि
रनिंग स्टेट इज द वन ऑफ स्टेट इन विच योर प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड, और आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट विदाउट इंटरप्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, और डिस्टर्बेंस भी अकर हो सकता है। इसको मानते हैं या नहीं? जो यहां से आप निकलेंगे तो आपका जो डेस्टिनेशन है, आपको ऑटो लेके जाना है, तो ऑटो आपको मिल भी सकता है और हो सकता है ऑटो स्ट्राइक, इंटरप्ट हो गया। तो ऐसा बहुत सारा प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट भी हो जाता है। जब इंटरप्ट होता है तब उस केस में क्या होगा? इंटरप्ट होगा तो उस केस में हाँ नहीं, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्विचिंग हो जाता है, दूसरा प्रोसेस को चांस दे दिया जाता है। यानी कि आप इंटरप्टेड हैं तो दूसरा प्रोसेस तब तक एलोकेट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपने कोई फाइल को प्रिंट दिया और प्रिंटर आपका पहले से बिजी है, तो आप दूसरा प्रोसेस आपका वो सिस्टम ले लेगा और जिसको प्रिंटर का जरूरत है उसको वेटिंग स्टेट में भेज देगा। कब वो वेटिंग स्टेट से फिर रनिंग स्टेट में आएगा? जब प्रिंटर फ्री हो जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर फाइल को, हर प्रोग्राम को, हर प्रोसेस को किसी एक्सटर्नल रिसोर्स का जरूरत पड़े। तो इसलिए कुछ प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन के बाद टर्मिनेट हो जाता है और कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान ही वेटिंग स्टेट में चला जाता है। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कि उस प्रोसेस को अदर क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है। तो सीपीयू बेसिकली क्या है कि जो भी चीज कंट्रोल यूनिट के लिए हम लोग बात करेंगे वो सारा चीज सीपीयू पर लागू होता है। सीपीयू को हम लोग ब्रेन भी कहते हैं, सीपीयू को हम लोग सेंट्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, बट एक्चुअली ये जितनी बातें सीपीयू के लिए बोलेंगे ये सब कंट्रोल यूनिट पर लागू होता है, क्योंकि एक्चुअल एग्जीक्यूटर इज द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द सिग्नल, कंट्रोल यूनिट मेक द डिसीजन ओवर द इंस्ट्रक्शंस। So everything is done by the control unit, but the name of that organization is CPU. That's why we are recognizing CPU as a central part of the computer. We are recognizing CPU as a brain of computer also, but actual brain is the control unit. ठीक है ना? So I will share this PDF to you. You just go through that PDF, and after reading the particular contents about CPU and its component, ठीक है ना? Next class में हम लोग इसको, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? Okay, thank you. ले रहा है।